नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हम आपको बताएं कि इंतखाबात फैसला कुन मरहले में है। 19 मई को आखिरी मरहले की पोलिंग होना है और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां अपनी इंतखाबी तशहीर पर जोर शोर के साथ मसरूफ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज किस तरह से बहुत सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने क्या बयान दिए हैं, क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा है। अगर मगरबी बंगाल की बात करें तो यहाँ तशहीरी मुहिम की मुद्दत में 1 रोज की कमी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुख्तलिफ सियासी जमातें मजम्मत कर रही हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा रही हैं। उधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ईसी के फैसले को सही करार दिया। वहीं भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को मुल्क परस्त बताकर सियासी हलचल पैदा कर ही दी, जबकि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान से भी पल्ला झाड़ लिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों के लिए अलग से बजट बनेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपने नुमाइंदे का इंतखाब बहुत सोच समझ कर आवाम को करना है। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली तमाम इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करवाते हैं रूबरू। शुरुआत करेंगे मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम की मुद्दत में 1 रोज की कमी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुख्तलिफ सियासी जमातें मजम्मत कर रही हैं। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने ट्वीट करके तमाम जमातों का ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को जानिबदाराना करार दे दिया। ममता के मुताबिक ईसी ने बीजेपी की हिदायत पर ही यह कार्रवाई की, जो कि जमहूरियत पर सीधा हमला है। वहीं मगरबी बंगाल में 1 रोज कबल तशहीरी मुहिम खत्म करने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के निशाने पर आ गया। डीएमके लीडर एमके स्टालिन ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। स्टालिन ने कमीशन पर दोहरा मेयार इख्तियार करने का भी इल्जाम लगाया। स्टालिन के मुताबिक कमीशन के उसूल और जवाबित हुक्मरान जमात और अपोजिशन के लिए अलग अलग है। स्टालिन ने यह भी कहा कि बीजेपी का मखसूस अंदाज है, वो तमिलनाडु में पेरियार जबकि मगरबी बंगाल में विद्यासागर के मुजस्मे को तोड़ती है। लखनऊ का रुख करेंगे, जहां बीएसपी सदर मायावती ने मीडिया से खिताब करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को अपने अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मगरबी बंगाल में तशद्दुद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मायावती ने कहा कि एक साजिश के तहत ममता बनर्जी को निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल में वहाँ आए दिन कराई जा रही चुनावी हिंसा व बवाल आदि का सवाल है, तो वहाँ ऐसा साफ तौर से ये लगता है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी व इनके चेले श्री अमित शाह के नेतृत्व में उनकी पूरी पार्टी व सरकार ने वहाँ एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ममता बनर्जी की सरकार को काफ़ी लंबे से टारगेट किया हुआ है। इनको षड्यंत्र के तहत ही वहाँ टारगेट किया जा रहा है ताकि श्री मोदी सरकार जनता का ध्यान अपनी कमियों व विफलताओं पर से बांट सके, हटा सके। इतना ही नहीं बल्कि अब तो वहाँ ये दोनों गुरु व चेले जिस प्रकार से हाथ धोकर ममता बनर्जी व उनकी पार्टी के पीछे पड़े हैं, तो वह एक खतरनाक प्रवृत्ति की ही है जो कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। और इस सिलसिले में मुख्तार अब्बास नकवी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। मैं सर, जिस तरह से विपक्ष यह कह रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, पीएम की रैली को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई है। देखो एक बात बताओ आप, क्या ये जो पश्चिम बंगाल में हिंसा है वो कल ही हुई है, परसों हुई है? जिस दिन से पहला चरण का चुनाव हुआ है तब से लेकर के और लगातार हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या, लोगों को उनके मताधिकार से रोकने के पाप और षड्यंत्र, ये एक लंबी श्रृंखला थी। और हमने हर बार चुनाव आयोग को आगाह भी किया और चुनाव आयोग से हमने कहा भी कि तत्काल निष्पक्ष और भयमुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के कड़े और प्रभावी उपाय करें, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो संवैधानिक व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लाइन ऑर्डर की मशीनरी को पश्चिम बंगाल के टीएमसी के गुंडों ने उसका अपहरण कर लिया है।
और जो चुनाव आयोग ने किया, मैं मानता हूं एक हिस्ट्री शीटर गुनाहगार के बड़े गुनाह की छोटी सजा है। लेकिन सर ये ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर इस तरह की हरकत अमित शाह करते उन्हें पहले से पता रहता तो उन्हें बंगाल में घुसने ही नहीं देती। हाँ, तो ठीक कहा उन्होंने। घुसपैठियों को घुसने देने में उनको गर्व होता है, हिंदुस्तान के नागरिक और राष्ट्रवादियों को कैसे वो घुसने देंगी? इससे उनका माइंडसेट और उससे उनकी मानसिकता समझ सकते हैं आप। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन वैभव के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं मगरबी बंगाल में एक दिन पहले ही तशहीरी मुहिम की रोक पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने सवाल किया और कहा कि पीएम मोदी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब हैं। सर, देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल में जो अमित शाह के रोड शो में जो घटना घटी थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है और वहाँ के 2 अधिकारियों को, जैसे कि जो प्रमुख सचिव गृह थे, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है, पदमुक्त कर दिया गया है और सीआईडी एडीजी राजीव कुमार को गृह मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इलेक्शन ईमानदारी के साथ ही होना चाहिए। हिंसा की इलेक्शन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहा है। बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ उसमें बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। विद्यासागर जैसी महान आत्मा की मूर्ति को तोड़ दिया गया। ये काम सिर्फ आरएसएस के लोग कर सकते। इलेक्शन कमीशन को अगर पाबंदी लगानी थी कैंपेन पे, तो आज से क्यों नहीं लगाई? आज शाम से क्यों लगाई है? जब नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण दे दें, अपनी पब्लिक मीटिंग पूरी कर लें, तब वहां पे पाबंदी लगेगी। इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। सर, देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शायद ये पहली बार देश में जो है आर्टिकल 324 का जो है प्रयोग करना पड़ रहा है। जिस तरह से वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं उसको रोकने के लिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी पावर्स देता है, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी एक पार्टी के हितों को सामने रखकर नहीं करना चाहिए। अमित शाह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? न्यूज 18 से बात करने बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज थम जाएगी। सही सुना है आपने। तशद्दुद के दौरानिये के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये तारीखी फैसला लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस तारीखी फैसले पर शक व शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। खास रिपोर्ट। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान तशद्दुद पर इल्जाम और जवाबी इल्जाम के बीच इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले खत्म करने का तारीखी फैसला लिया है। कमीशन ने आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करते हुए तशहीरी मुहिम एक दिन पहले ही खत्म करने का ऐलान किया, यानी आज रात 10 बजे ही वहां तशहीरी मुहिम थम जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला वहां के हालात पर मुबस्सिरीन की रिपोर्ट की बुनियाद पर लिया है। To ensure free, fair, transparent, non-violent, ethical elections during the 7th phase, that is 19/5/2019, Commission hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019. This would probably be the first time when ECI has invoked Article 324 in this manner. इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी, सेहती उमूर के सेक्रेटरी और एडीजी, सीआईडी का तबादला भी फौरी असर से कर दिया है। इधर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कमीशन पर बीजेपी के जेरे असर काम करने का इल्जाम लगाया। কেন অমিত শাহকে তিনি স্যাক করে অ্যাকশন নিলেন না, শোকজ করলেন না, উপরন্তু যারা অন্যায় করেনি বাংলাকে অপমান করলেন কেন ইলেকশন কমিশন? মোদির কথায় নরেন্দ্র মোদি কিভাবে
বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনাটা বাংলায় সেন্টিমেন্ট হয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর যখন মিটিং শেষ হয়ে যাবে তখন অন্যদের প্রচার শেষ হয়ে যাবে। ইজ ইট ডেমোক্রেটিক ডিসিশন? আনকনস্টিটিউশনাল, আনপ্রেসিডেন্টেড, unfair, unconstitutional, unethical, political bias decision. I have never seen this type of election commission. All the RSS man is been included in the election commission. इधर बीजेपी का कहना है कि आखिर इंतखाबात तो मुल्क भर में हो रहे हैं, लेकिन मगरबी बंगाल में ही तशद्दुद के वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। मगरबी बंगाल में तशरीह मुहिम आज रात 10 बजे खत्म हो रही है, लेकिन आज ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहां 2 रैलियों से खिताब करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नए मुतनाज़ा बयान ने सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी। गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे को साध्वी प्रज्ञा सिंह ने मुल्क परस्त करार दे दिया, साथ ही गोडसे को दहशतगर्द कहने वालों पर भी निशाना साधा और साध्वी के बयान से सियासी पारा गर्म हो गया है। कमल हसन ने बयान दिया कि नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी थे। आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप लगते रहे पहले। दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया। आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब साध्वी ने कौन सी बात किस परिस्थिति में कही है मुझे जानकारी नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और हत्या करने वाले को उसी नज़र से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये मत कतई नहीं हो सकता। तो क्या आप उनके बयान को खारिज करते हैं? अब मैंने कहा ना किस परिस्थिति में क्या बोला है, पार्टी निश्चित तौर पर उनसे बात करेगी। तो गांधी की हत्या के विषाणु उपलब्ध हैं, उनकी ये अभिव्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की दोमुही राजनीति करती है, 4 मुखौटे हाथ में रखती है। किसी से कहलवाती है कि उसे राष्ट्रभक्त कहो, किसी से कहलवाएंगे कि हम तो गांधी के अनुयायी हैं, किसी से कहलवाएंगे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। ये 10 जो दशानन के मुंह हैं, ये अलग अलग इस तरह से बोलते हैं और कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं देश में। वो निश्चित रूप से गोडसे जो है आतंकवादी था, क्योंकि उसने कोई गांधी की हत्या का प्रयास स्पॉन्टेनियसली नहीं किया, कोई तात्कालिक नहीं था, योजनाबद्ध था। लीडर राकेश सिन्हा ने कहा कि नाथूराम गोडसे मुल्क परस्त हो ही नहीं सकता। बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और संघ विचारक राकेश सिन्हा से। राकेश सिन्हा जी, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया है, भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताना कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्ति के नैरेटिव में लाया ही नहीं जा सकता है। नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या की, इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घोर निंदा की थी और हम अपने बयान पर शुरू से कायम हैं कि जो व्यक्ति हत्या करता है फिर बाकी नैरेटिव पीछे छूट जाता है। और यह बयान साध्वी जी ने किस संदर्भ में, किस अर्थ में दिया, ये वही बता सकती हैं। लेकिन नाथूराम गोडसे ने जो कुकृत्य किया उसे भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। हिंसा की किसी भी कार्रवाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न अनुमोदन किया है, न करता है, न करेगा। बीच में एक बयान आया था नाथूराम गोडसे को लेकर के कमल हसन की तरफ से, उन्होंने उसे हिंदू आतंकवादी कहा था। इस तरह के बयान जो आते हैं, कभी कमल हसन जो कह रहे हैं, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का उस पर रिएक्शन है, कितना उचित मानते हैं इसको? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश के कुछ राजनीतिज्ञ नाथूराम गोडसे को केंद्र में रखकर देश की विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। गोडसे एक हत्यारा था, उसे फांसी की सज़ा मिल गई। आयोगों ने जांच की, सभी बातें सामने आ गई। एक बात साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि हर आतंकवादी हत्यारा होता है, लेकिन हर हत्यारा आतंकवादी नहीं होता है। कमल हसन के बयान को अगर देखा जाए उस संदर्भ में, तो कैसे आप उसको नरेट करेंगे? देखिए, कमल हसन तो ISIS, अल-कायदा जैसे मोहम्मद ऐसे संगठनों को की भक्ति दिखा रहे हैं। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहने का कोई कारण नहीं बनता है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और न्यायालय ने उन्हें हत्यारा कहा, न्यायालय ने उनको आतंकवादी नहीं कहा। जो सर्वोच्च, जो देश का न्यायालय कहता है हम उसका अनुमोदन करते हैं। उसके अतिरिक्त
अगर कमल हसन ऐसा कहते हैं, मैं कमल हसन से इस बात के लिए माफ़ी मांगने की मांग करता हूं कि उन्होंने हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा साफ तौर पे कर रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान है, आरएसएस और बीजेपी का इस तरह के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन हनु के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में ईवीएम मशीनें सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान काउंटिंग सेंटर्स में रखी हुई हैं। काउंटिंग सेंटरों पर मशीनों के हिफाजती बंदोबस्त का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। 2019 के लिए दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके में खड़े हुए हैं जहां पर 23 मई को काउंटिंग होनी है। एनपी गर्ल्स सेकेंडरी जो स्कूल है वहां मैं खड़ी हुई हूं। यहां पर जो ईवीएम है उनको चाक चौबंद प्रबंध में रखा गया है। पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात किया गया है। इसके साथ ही सभी पार्टियों की जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही स्कूल है जहां पर 23 मई को काउंटिंग होनी है, यानी कि जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है ईवीएम में बंद, वो ईवीएम यहीं रखी गई है। इस बार आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद प्रबंध में है। पुलिस दल पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। इसी के साथ सभी पार्टियों के रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही ईवीएम के चारों तरफ कड़ा पहरा रखा गया ताकि किसी तरीके की भी कोई सुरक्षा की कमी ना हो पाए। और इसके साथ ही सभी पार्टियों को जो रिटर्निंग ऑफिसर उनकी तरफ से वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। 23 मई को यहाँ पर काउंटिंग होगी। इसके साथ आपको बता दें कि इस बार काउंटिंग दो तरीके से होगी, एक तो वीवीपैट की काउंटिंग होगी और ईवीएम की काउंटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली का जो काउंटिंग सेंटर है एनपी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, वहां पर रखी गई ईवीएम को चाक चौबंद प्रबंध में रखा गया है। पुलिस बल और रिटर्निंग ऑफिसर पूरी तरीके से यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो लोगों की प्रत्याशियों की जो ईवीएम है वो सुरक्षा के घेरे में है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बार के आम इंतखाबात से खवातीन के मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। इंतखाबी मंशूर हो या फिर लीडरों के खिताब, कहीं पर भी खवातीन के मसलों का जिक्र तक नजर नहीं आ रहा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंतखाबात में जीत के लिए हर पार्टी चाहती है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी खवातीन उनका सपोर्ट करें, लेकिन जब बात उन्हें टिकट देने या उनके मुद्दों को तरजीह देने की होती है तो पार्टियां अलग अलग तर्क देने लगती हैं। हमेशा ये जो भाजपा की सरकार है ये कहती है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे, और यहीं देखिए कि आपने इस बिहार को खास तौर पे अगर देखा जाए तो भाजपा की कितनी महिलाएं हैं। हमारे दल से 3 महिलाएं, 19 में से 3 महिलाएं लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो हमारी पार्टी हमेशा कथनी और करनी में फर्क नहीं करती है। वहीं जब इस मामले से मुताल्लिक बीजेपी से खवातीन के अहम मुद्दों के बारे में जानना चाहा तो खुद को पार्टी ने जेंडर सेंसिटिव बताकर खवातीन की सिक्योरिटी और खवातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे मुद्दों से किनारा कर लिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। एक बुनियादी ढांचा ठीक करने की जरूरत है और स्वच्छता और शौचालय उसी की एक कड़ी है जिसकी बुनियाद पर हम देश का फाउंडेशन ठीक करना चाहते हैं। और जेंडर सेंसिटिव बजट तो है ही, हमारी पार्टी भी जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करती है। और आप देखेंगे कि यही कारण है कि देश की डिफेंस मिनिस्टर, देश की फॉरेन मिनिस्टर और हमारे पार्टी के पूरे संगठन के ढांचे में महिलाओं की भरमार है। कांग्रेस पार्टी कहती कम है, करती ज्यादा है। मैं 9 सीट हमें मिला है हमारे कोटे में, और कांग्रेस पार्टी उसमें 3 महिलाओं को दिया है कि कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण की ओर है। और प्रमाणित किया है लोकसभा में कि 9 में से 3 देकर। नीतीश कुमार क्या किए हैं? 1 दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ चले गए? सियासत में खवातीन को तरजीह देने की बात तो कही जाती है, लेकिन जब इस कौल पर अमल करने की बात होती है तो कई मजबूरियां पार्टियों की तरफ से गिना दी जाती हैं। वहीं सियासी तज्जियाकार ये मानते हैं कि इस बार के आम इंतखाबात में इंतखाबी मंशूर से भी खवातीन के मुद्दे गायब हैं। महागठबंधन हो
या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कहीं पर भी ये लोग किसी महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं से संबंधित किसी विषय को टच नहीं कर रहे हैं। ये तमाम किसी भी नेता को हम लोग देख लें, सुन लें, तो वो कहीं नहीं। और मैनिफेस्टो में तो कहीं कहीं कुछ छिपा करके थोड़ी बहुत बात लिखी भी गई है कि महिलाओं को ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, बट लेकिन विस्तार से कहीं चर्चा भी महिलाओं के बारे में। वजीर आजम से लेकर बिहार के वजीर आला तक खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात लगातार करते हैं, लेकिन इस चुनाव में लगता है कि तरक्की और कौमियत जैसे मुद्दे इतने हावी हो गए हैं कि कोई भी खवातीन से जुड़े मुद्दों पर बात भी नहीं कर रहा है। जब वोट बैंक की बात आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को महिलाओं की याद आती है, लेकिन जब मैनिफेस्टो की बात की जाती है तो उन मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए कुछ खास दिखता नहीं। शायद यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम बड़े नेता इस बार महिलाओं के मुद्दे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। कैमरामैन राहुल के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। वहीं राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों के लिए अलग से बजट तैयार किया जाएगा और साल के शुरू में ही ये तय कर लिया जाएगा कि किसानों के लिए रुपए कैसे और कहां खर्च करने हैं। किसानों से बात की, किसानों ने एक सुझाव दिया, बहुत सुंदर ऐतिहासिक सुझाव। किसानों ने हमें कहा, देखिए बात पैसे की है, आप हमें साल की शुरुआत में ही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किसानों को हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा देने जा रही है। राहुल जी, आप 2 बजट बनाइए, एक बजट मत बनाइए। एक बजट आप बनाइए, सिर्फ किसानों का बजट बनाइए, उसमें आप हमें बता दीजिए, उसमें पहले ही बता दीजिए कुशीनगर के किसानों को कितना पैसा मिलेगा, हिंदुस्तान के किसानों को कितना पैसा मिलेगा, कितनी एमएसपी बढ़ाई जाएगी, कितने नए यूनिट लगेंगे, कहां कहां फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, फूड पार्क कहां लगेंगे, बीमा का पैसा कितना मिलेगा, कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा। राहुल जी, दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।